नमस्ते भावी शिक्षकों। सीटेट परीक्षा में गारंटीड मार्क्स दिलाने वाले एक बहुत ही खास विषय के इस संपूर्ण विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं कि आनुवांशिकता और पर्यावरण ये दोनों मिलकर आखिर एक बच्चे के विकास को कैसे आकार देते हैं। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम हर एक महत्वपूर्ण बिंदु और शब्दावली को कवर करें ताकि आपकी तैयारी एकदम सॉलिड हो और कुछ भी न छूटे। तो चलिए फटाफट आज के हमारे रोडमैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे आनुवंशिकता के बेसिक से, फिर समझेंगे पर्यावरण का क्या रोल होता है। इसके बाद मनोविज्ञान की उस मशहूर प्रकृति बनाम पोषण वाली बहस में उतरेंगे। साथ ही कुछ प्रमुख विचारकों के सिद्धांतों को देखेंगे। एक शिक्षक के तौर पर हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन क्विज भी होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिकता की, जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में अक्सर प्रकृति या नेचर कहते हैं। ये वो जन्मजात क्षमता है जो एक बच्चे को जन्म से ही मिलती है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो माता पिता से संतान को जो भी शारीरिक, मानसिक और जैविक गुण मिलते हैं वही आनुवंशिकता है। सबसे अहम बात यह है कि ये गुण ना बच्चे के जन्म से पहले ही तय हो जाते हैं। मतलब उसकी हाइट कितनी हो सकती है या उसकी बेसिक बौद्धिक क्षमता कैसी होगी, ये प्रकृति ने पहले से ही एक जैविक कोड में फिट कर दिया है। अब परीक्षा के नजरिए से कुछ बेहद जरूरी शब्द हैं जिन्हें हमें बिल्कुल याद रखना है। आनुवांशिकता तो हम समझ गए, अब ये जीन क्या है? ये जीवन की मूल इकाई है। और ये जीन जिस पर सवार होकर आते हैं वो हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। फिर आता है डीएनए। ये सब मिलकर वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं जो हमारी बनावट तय करता है। इसमें दो और भारी भरकम शब्द हैं, जीनोटाइप और फीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब वो छिपे हुए गुण जो डीएनए में हैं, और फीनोटाइप मतलब जो हमें बाहर से दिखता है, जैसे आंखों का रंग। ये सारे जैविक कारक ही विकास की मजबूत नींव रखते हैं। तो ये तो हो गई जन्मजात बातें, लेकिन अब चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ, पर्यावरण, जिसे हम पोषण या नर्चर भी कहते हैं। पर्यावरण का मतलब सिर्फ हमारे आसपास के पेड़ पौधे नहीं है। इसमें वो हर एक बाहरी परिस्थिति शामिल है जो बच्चे के विकास पर असर डालती है, चाहे वो जन्म से पहले गर्भ में हो या फिर बाहरी दुनिया में आने के बाद। इसे ऐसे समझिए, अगर आनुवंशिकता ने किसी बच्चे को संगीत का टैलेंट दे दिया है तो पर्यावरण वो वाद्य यंत्र और सही मार्गदर्शन है जो उस टैलेंट को बाहर लाएगा। बिना सही माहौल के बड़े से बड़ा टैलेंट भी छिपकर रह सकता है। पर्यावरण भी कई तरह का होता है। भौतिक, जैसे हमारा घर, स्कूल या हमें कैसा भोजन मिल रहा है। सामाजिक, जिसमें हमारे माता पिता, दोस्त और शिक्षक आते हैं। और सांस्कृतिक, जिसमें हमारी भाषा और परंपराएं शामिल हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये बच्चे के व्यवहार, उसकी नैतिकता, सोशल स्किल्स और कॉन्फिडेंस को गढ़ते हैं। मान लीजिए एक जैसे दिमाग वाले दो जुड़वा बच्चे हैं, पर उन्हें बिल्कुल अलग अलग माहौल में रखा जाए। एक को सब सुविधा मिले, दूसरे को संघर्ष करना पड़े। नतीजा, दोनों का विकास बिल्कुल अलग होगा। यही पर्यावरण की असली ताकत है। और बस यहीं से शुरू होती है बाल मनोविज्ञान के इतिहास की सबसे मशहूर, सबसे बड़ी बहस, प्रकृति बनाम पोषण। ऐतिहासिक रूप से ना विचारक दो एकदम अलग अलग खेमों में बटे हुए थे। एक ग्रुप प्रकृति वाला था, जिनका मानना था कि भाई बच्चा जो जन्म से लेकर आया है वही बनेगा, जेनेटिक्स ही सब कुछ है। और दूसरा ग्रुप था पोषण वाला। वो कहते थे कि नहीं, बच्चा जन्म से कुछ लेकर नहीं आता, आसपास का माहौल ही उसे पूरी तरह से आकार देता है। दशकों तक लोग इसी उलझन में फंसे रहे कि दोनों में से बॉस कौन है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी ने इस गुत्थी को बहुत ही खूबसूरती से सुलझा दिया। आजकल हम अंतःक्रिया सिद्धांत या इंटरैक्शन थियरी को मानते हैं, जो कहती है कि ये दोनों ही 50-50 पार्टनर हैं। ना आनुवांशिकता कम है, ना पर्यावरण ज्यादा। दोनों का परफेक्ट बैलेंस और तालमेल ही एक बेहतरीन और संतुलित व्यक्तित्व बनाता है। और अगर एग्जाम के लिए कोई एक लाइन पक्की करनी हो ना, तो वो यही है, न तो केवल आनुवंशिकता और न ही केवल पर्यावरण विकास के लिए जिम्मेदार है। दोनों लगातार अंतःक्रिया करते हैं। यही हमारे आज के विश्लेषण का असली क्रक्स है और आधुनिक बाल विकास का सबसे मजबूत पिलर भी। इस इंटरैक्शन को थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। आनुवंशिकता को मान लीजिए एक बीज जिसमें पेड़ बनने की पूरी क्षमता है। लेकिन क्या वो बीज बिना अच्छी मिट्टी, पानी और धूप के पेड़ बन सकता है? बिल्कुल नहीं। ये मिट्टी और धूप हमारा पर्यावरण है। इन दोनों के मिलने से ही एक शानदार पेड़ यानी बच्चे का सही विकास सामने आता है। दोनों का साथ होना एकदम जरूरी है।
चलिए अब थोड़ा विचारकों पर नजर डालते हैं। किसने क्या कहा था, ये मैप करना एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इस टेबल का तो मैं कहूंगा एक मेंटल स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। फ्रांसिस गॉल्टन का जोर आनुवांशिकता पर था। वहीं जॉन लॉक कहते थे कि बच्चा टैबुला रासा यानी एक कोरी स्लेट है। जेबी वॉटसन ने तो चैलेंज कर दिया था कि मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उसे पर्यावरण से कुछ भी बना दूंगा। रूसो ने प्राकृतिक विकास की बात की और पेस्टोलॉजी ने कहा कि विकास संतुलित होना चाहिए। वाइगॉट्स्की हमेशा सामाजिक वातावरण को हीरो मानते थे। पियाजे ने मैचुरेशन और अनुभव को जोड़ा और ब्रॉनफिन ब्रेनर ने पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम ही समझा दिया कि कैसे परिवार से लेकर संस्कृति तक बच्चे को प्रभावित करते हैं। इन जोड़ों को बिल्कुल याद रखिएगा। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। ये सारी थियोरी क्लासरूम में हमारे क्या काम आएगी? एक शिक्षक का असली रोल क्या है इसमें? सच कहूं तो हम किसी बच्चे के जेनेटिक्स तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन एक दमदार शिक्षक क्या करता है, वो हर बच्चे को समान अवसर देता है। एक ऐसा पॉजिटिव और मोटिवेटिंग माहौल बनाता है जहां हर बच्चा खिल सके। हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा अपने आप में अलग है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं और हमें उसका सम्मान करना है। सबको साथ मिलकर सीखना यानी सहयोगात्मक अधिगम और बिना किसी भेदभाव के समावेशी शिक्षा लागू करना ही हमारा सबसे बड़ा काम है। तो थियरी हो गई पूरी। अब समय है एक रैपिड फायर क्विक रिवीजन का। देखते हैं पिछले प्रश्नों के आधार पर हमारा ज्ञान कितना पक्का हुआ है। इस डेटा को ध्यान से देखिए। आनुवंशिकता का बेस क्या है? जीन। और जीन कहाँ मिलते हैं? गुणसूत्रों में। जब भी प्रकृति शब्द आए तो सीधा कनेक्शन आनुवंशिकता से जोड़िएगा और पोषण आए तो पर्यावरण से। एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट, आंखों का रंग। ये पूरी तरह से आनुवंशिकता है, लेकिन अगर किसी की पर्सनैलिटी की बात हो तो वो दोनों की अंतःक्रिया का रिजल्ट है। इन अंतरों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए जरा इस सवाल पर दिमाग लगाइए। आधुनिक मानकों के अनुसार बाल विकास के बारे में सबसे सटीक बात क्या है? क्या यह सिर्फ आनुवंशिकता है, सिर्फ पर्यावरण है या कुछ और? जी हाँ, अगर आपने सोचा कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच की निरंतर अंतःक्रिया है, तो आपका जवाब एकदम परफेक्ट है। यही आधुनिक मनोविज्ञान का फाइनल वर्डिक्ट है। एक और सवाल, हमने अभी कुछ देर पहले ही इसके बारे में बात की थी। टैबुला रासा वाली बात किसने कही थी? और जीव विज्ञान के हिसाब से जीन कहाँ छिपे होते हैं? बिल्कुल, जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चे का दिमाग टैबुला रासा यानी एक कोरी स्लेट है जिस पर पर्यावरण अपनी कहानी लिखता है। और दूसरा जवाब, जीन हमारे गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स के अंदर सुरक्षित पाए जाते हैं। अब आखिरी सवाल, जरा प्रैक्टिकली सोचिए। एक बच्चा जो भाषा सीखता है वो मुख्य रूप से उसकी आनुवांशिकता का कमाल है या पर्यावरण का? इसका सीधा सा जवाब है पर्यावरण। भाषा सीखने की ताकत भले ही जन्मजात हो, लेकिन बच्चा वही भाषा बोलेगा जो उसके आसपास बोली जाती है। और जाते जाते ये विचार अपने साथ जरूर रखिएगा, हम किसी भी बच्चे की आनुवांशिकता को बदल नहीं सकते, लेकिन एक शिक्षक के रूप में हम एक ऐसा कमाल का पर्यावरण जरूर बना सकते हैं जो उसकी असली क्षमता को बाहर ले आए। क्या हम वो बेहतरीन माहौल बनाने के लिए तैयार हैं? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। तैयारी करते रहिए